हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। टैलेंट एक्स विद GFTRA या ए सेट या फिर एनथे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए। और स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं हमेशा जैसे कहता हूं, आप प्लीज क्या करना, इन क्वेश्चंस को अपने से करना। और अपने से करने में आपको दो चीजें देखनी है, टाइम, कितने टाइम में आप कर पाए और कितने क्वेश्चन कर पाए, उससे आपकी प्रिपरेशन का अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, इन वीडियोस के ऊपर, ऐसे वीडियोस के ऊपर आप मेरा चैनल भी देखोगे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। स्टिल मैं बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि दो चार बच्चे जो हैं मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो मैं सीरियस बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो आपसे भी मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप एटलीस्ट इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो और इनको पहले अपने आप करके देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इफ एज एक्स इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन ए बी, इतनी बात से हमें ये समझ आया कि कोई लाइन है ऐसे ए बी और इसके ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट है एक्स। ठीक है, एंड वाई जेड आर द पॉइंट आउटसाइड। वाई और जेड जो है वो पॉइंट जो है इस लाइन के आउटसाइड है, सच दैट एंगल ए एक्स वाई, वाई कहीं भी ले सकते हो। ठीक है ना, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। इस डायरेक्शन में ले लो सपोज वाई, तो ये एंगल 45 डिग्री मान लिया हमने कि एंगल 45 डिग्री है। एंड वाई एक्स जेड, जेड कोई पॉइंट लेना है। पॉइंट कहाँ लेना है? पॉइंट लेना है इस लाइन के बाहर, तो लाइन के बाहर यहां कहीं ले लो जेड पॉइंट। और बोला जा रहा है कि वाई एक्स जेड यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है बी एक्स जेड, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा। कितना होगा ये वाला एंगल? भाई ये एक लाइन पे बने हुए एंगल है, एक लाइन पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 45 आ गया प्लस 60 आ गया, बचा कितना ये बता दो आप। 60 45 105, बचा कितना? 75। तो ये वाला जो एंगल आया ये 75 डिग्री आया। ठीक है, 75 डिग्री ऑप्शन है आपका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको मुझे लगता है 9th और 10th में टैलेंट एक्स से आएगा। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2a + 1 एंड 2b + 1। जीरोस का मतलब रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स ये हैं और ये हैं, वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो इफ ए एंड बी आर। ए और बी जो इसमें है उनको डिफाइन किया जा रहा है। ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है यानी इस पॉलिनोमियल के रूट है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल से आपको ए और बी मिलने वाला है। दिया हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू 2t² -70 प्लस में 6। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है सिंपल आपने, और इसके रूट्स निकाल लेना है। जैसे x² माइनस ax² प्लस bx प्लस c के निकालते हो, तो इससे क्या हो जाएगा? 2t²। अब आपको 6 2 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि आपको जोड़ने पे -7 मिल जाए। तो क्या होंगे? -4t और -3t प्लस 6। ठीक है, रूट निकालने के लिए इसको 0 करना पड़ता है। 0 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आएगा? 2t कॉमन लेंगे, t -2, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो t -2। तो क्या हो जाएगी आपकी दो वैल्यू? एक तो t इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और दूसरा t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/2। अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है a और b इसकी जीरोस हैं यानी इसके रूट्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक a हो जाएगा, कोई भी एक b हो जाएगा। तो 2a + 1 2b + 1, इस ऐसी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल जिसके की रूट्स हो 2a + 1 2b + 1। तो यहाँ से 2a + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a है 2, 2a क्या हो जाएगा? 4 5। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब कंपटीशन दे रहे हो तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, किसी को सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं। फिर b है 3/2, तो 2b क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 2a + 1, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? 2a + 1 की, और ये हमने निकाली 2b की, और +1 कर दिया, क्या हो गया? 4। तो एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट क्या हो? 5 और 4। ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके की रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, वो इस तरह लिखी जा सकती है। x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिखी जा सकती है ना, x² - सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से मिल जाएगा। x² माइनस सम ऑफ रूट क्या आएगा? 5 and 4 9, 9x, और प्रोडक्ट क्या आएगा? 5 4 20 20। x² - 9x प्लस 20 कहीं दिख रहा है? अच्छा, t में, ये इक्वेशन t में है तो x की जगह पे t ले लेना है आपको, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को देख के उससे डरना नहीं है, जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट लगाने हैं। द सम ऑफ 7 consecutive नेचुरल नंबर इज 16 17, हाउ मेनी ऑफ दीज आर नॉट प्राइम?
अगर आप 9th और 10th में हैं तो ये मान के चलो कि 90% चांसेस हैं कि आपको टैलेंट एक्स में एक क्वेश्चन प्राइम नंबर से मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जब आप स्कूल लाइफ में मानते हो तो कैसे मानते हो, एन, n+1, n+2, है ना, एंड सो ऑन n+7। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंपटीशन में मैं सजेस्ट करूंगा इसको अवॉइड करो। जब भी ऑड नंबर मानने की बोला जाए, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी ऑड नंबर मानने के लिए बोला जा रहा है और उनका सम दिया हुआ है, सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो सबसे अच्छा तरीका है एक नंबर मान लो n, अब इसके आगे 3 नंबर मान लो, 7 मानने हैं ना, एक नंबर ये हो गया, दूसरा हो गया n+1, n+2 और n+3, इसके आगे 3 नंबर हो गए और 3 इसके पीछे मान लो, इसके पीछे 3 नंबर क्या होंगे, n-1, n-2, n-3। सपोज आपको 9 नंबर बोलता तो आप n यहां मान लेते, 4 इसके आगे मानते, 4 इसके पीछे मान लेते। इससे आपका फायदा क्या हुआ, आपका फायदा ये होगा कि इनका सम दिया हुआ है, सम कितना दिया है, 16 17 ये दिया हुआ है। तो इनका जब आप सम करने जाओगे तो ध्यान से देखो, इनका जब आप सम करोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 और इस 1 से ये 1, आपके पास केवल क्या बचा, आपके पास 7n बचा, 7n इज इक्वल्स टू 16 17। अगर आप इनका सम करने जाते तो फिर सोच लो आपके पास क्या बचता, फिर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो हमेशा ऑड नंबर मानने और स्पेशली जब उनका सम दिया हो तो इसको इस तरह से मानो। 7n दिया 16 17, तो यहां से आप डिवाइड करके निकाल लो, n आ जाएगा आपका 231। अब वो 7 नंबर क्या होंगे, देखो आपने कैसे माना था, n आ गया 231, तो 231 तो यहां लिख लो 3 नंबर, इसके आगे n+1 क्या होगा 232, n+2 क्या होगा 233 और n+3 क्या होगा 234। अब 3 नंबर इसके पीछे क्या होगा, 231 से पहले 230, इससे पहले 229 और इससे पहले क्या होगा 228। तो आपके 7 नंबर तो ये आ गए। अब पूछ रहा है इनमें से कितने नॉट प्राइम, इनमें से प्राइम कितने नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। देखो 228, क्या ये प्राइम है या नहीं, ये प्राइम नहीं है तो ये हमारे आंसर में आएगा। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 है, 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 229 प्राइम है कि नहीं है, किसी से डिवाइड हो रहा है क्या 229, अभी हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। 230 ये तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, सीधे सीधे 10 से भी हो रहा है। 231 क्या किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 and 1 4 and 2 6, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी प्राइम नहीं है। 232 इवन नंबर है, प्राइम नहीं है। 233 इसका भी पता नहीं चल रहा, इसको भी क्वेश्चन मार्क बोल दो, इसको भी क्वेश्चन मार्क बोल दो, ठीक है। 234 ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी प्राइम नहीं है। अब हमें ऑप्शन देखो क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि 4 और नॉट प्राइम, 4 and 2 हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 नंबर तो जो है वो नॉट प्राइम है ही है। मुद्दा बचा इन दोनों का, 233 और 229 का, क्या ये प्राइम है या नहीं है, हमें ये देखना है। अब देखो ध्यान दो, कोई भी जो प्राइम नंबर होता है ना वो इस फॉर्म का होता है, 6n+1 या 6n-1। कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का नंबर हमेशा प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर हमेशा इस फॉर्म का होगा ये जरूरी है। दोनों बातों में फर्क समझ लेना। कोई भी नंबर यदि इस फॉर्म का है तो वो प्राइम है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो जरूर इस फॉर्म का होगा। तो इसमें ट्राई कर लेते हैं। 229 क्या 6n+1 जैसा लग रहा है, 6 से डिवाइड करके देखो 229 को, क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18, बचेगा कितना 4, ठीक है, फिर 6 8 ज़ा 48 और +1 229। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, और अगर आपको पता है तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर तो होने से रहा। तो जब ये प्राइम नंबर है तो अब आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं, हालांकि ये भी 6n+1 की फॉर्म का आएगा, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। लेकिन आपको एक नंबर मिल गया कि हाँ भाई ये तो प्राइम नंबर है, तो ऑफकोर्स 7 के 7 तो नॉट प्राइम हो नहीं सकते, 6 का इसमें ऑप्शन नहीं, तो बचा क्या 5, ठीक है। अपना विजडम भी यूज करना है। In a right triangle, perpendicular is 1, hypotenuse is 2, value of tan theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। ये तो बड़े आराम से निकाल लोगे, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ऑफकोर्स ये 90 डिग्री है। क्या बोला जा रहा है, हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो बेस क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √3 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का √3 आ गया। टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा की 1/√3। तो बस इसमें रखना है। 2 tan थीटा क्या हो जाएगा
2/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया 2/√3 और यहाँ पे क्या है 3 - 1 2/3, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3/√3 क्या आया 3/√3 यानी कि √3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बहुत सिंपली हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है, बहुत लोगों को इजी लग सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर पे सवाल लिया है तो को प्राइम भी बता देना जरूरी है। को प्राइम वो नंबर है जिनके बीच में केवल जो 1 नंबर कॉमन होता है, मतलब उनके बीच में केवल उनके अगर फैक्टर करो तो केवल एक कॉमन आएगा, 1 नंबर 1 कॉमन आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम होने जरूरी नहीं है। अब जैसे 14 और 35 दिया है, तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें 1 भी कॉमन है, इनमें 7 भी कॉमन है, लेकिन ये दोनों नंबर आपस में प्राइम नहीं है और ये को प्राइम भी नहीं है। ठीक है, अब आप 31 और 93 की बात कर लो, इनमें क्या कॉमन लग रहा है आपको। अरे भाई, इन दोनों नंबर में 31 ही कॉमन आ रहा है, 31 3 93। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा 31 भी कॉमन आ गया। 32 62 इनमें तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं है। बचे क्या 18 और 25, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये पेयर क्या है, ये को प्राइम है। हालांकि आप देखो ना 18 प्राइम नंबर है ना 25 प्राइम नंबर है, लेकिन ये पेयर क्या है, को प्राइम है। तो ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है, को प्राइम बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता था उनके लिए लिया है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कंपटीशन में क्या है ना, आसान क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है। A batsman makes a score of 87 in the 17th inning and thus increases his average by 3. Find his average after 17th inning. ये क्वेश्चन एवरेज का है और इसको आप स्कूल के फॉर्मूले से तो सॉल्व कर दोगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको थॉट प्रोसेस से सॉल्व करने की सोचो। देखो, जिस तरह से आप स्कूल में करते हो, टेक्स्ट बुक में करते हो, वो तो आप बहुत इजीली कर लोगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ थॉट प्रोसेस वाला। किसी भी एवरेज बढ़ने का या घटने का क्या मतलब होता है। एक बैट्समैन है, उसने 87 रन बनाए 17th इनिंग में। 17th इनिंग कितने रन बनाए 87, और उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। यानी उसने 17th इनिंग में किस हिसाब से रन बनाए, 17th इनिंग से पहले उसने 16 इनिंग खेली। ठीक है, उसका एवरेज 3 से बढ़ गया, तो उसने क्या किया कि इन 16 इनिंग के लिए, ईच इनिंग के लिए 3 रन बनाए, 3 रन। ठीक है, तो ये रन कितने हो गए, 16 × 3 48 रन तो बनाए। फिर 17th इनिंग का भी एवरेज उस 3 के एट पार रखना था, तो ये 3 रन भी बनाए, यानी कि ये 3 बनाए 41। तो ये जो 51 सॉरी, ये जो 51 रन है, ये उसके किस चीज में खर्च हो गए, 16 इनिंग का एवरेज 3 बढ़ाने में और 17 इनिंग का एवरेज उस 3 के एट पार रखने में। ठीक है, यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो आपने बहुत अच्छे से एवरेज का कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा इस वीडियो को देखो। मैं कहना चाह रहा हूं कि 16 इनिंग के लिए उसने 3 रन बनाए, यानी जो टोटल 48 रन उसने 17वीं इनिंग में बनाए, वो 16 इनिंग के एवरेज को 3 बढ़ाने में खर्च हो गए। फिर 17वीं इनिंग का एवरेज भी उसने ये 3 रन देने हैं 17वीं इनिंग के लिए, तो ये 3 रन दिए, यानी 51 रन उसका 17 इनिंग तक इस 3 के एवरेज को बढ़ाने में बरकरार है। टोटल रन उसने बनाए 87, इसमें से अगर मैं 51 माइनस कर दूं तो कितने बने, 36। यानी कि उसने 36 रन जो हैं वो क्या बनाए, 36 रन। ये 36 रन हो गए उसका एवरेज, जो कि 16th इनिंग तक था। भाई देखो 87 रन में पहले तो उसने उतने रन बनाए कि जैसे उसका एवरेज, क्योंकि उसका एवरेज बड़ा है तो उसने ये 36 रन तो वो बनाए जो कि 16th इनिंग तक के एवरेज को स्टेबल करने के लिए चाहिए थे। उसने ये 36 रन उसमें यूज किए, और ये 51 किस में यूज किए कि इनमें से 48 3 से बढ़ाया 16th इनिंग तक का एवरेज, और 7 वाला भी 3 से बढ़ाया, ये 51 वहां यूज किए। तो यानी 16th इनिंग तक उसका एवरेज कितना था, 36। अब ये 36 देखते ही ऑप्शन ये मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। उसने पूछा फाइंड इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, 17th इनिंग के बाद कितना एवरेज हुआ। 17th इनिंग के बाद तो उसने 3 बढ़ा दिया ना, ये 3 रन भी तो बनाए थे, तो उसका एवरेज 17th इनिंग के बाद कितना हो गया, 39। अगर पूछा जाता 16th इनिंग तक उसका एवरेज कितना था, जो कि आराम से पूछा जा सकता है, तो वो एवरेज था उसका 36। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर थॉट प्रोसेस से करोगे तो। ठीक है ना, इस एक क्वेश्चन को समझ लो तो ये लेक्चर आपका सफल हो जाएगा। If √14 + 6 √5 is equals to a √b, then the value of a + b is। सिंपल इसको क्या करना है,
फैक्टर में तोड़ना है। देखो हमें ध्यान से देखो, इसे a प्लस अंडर रूट बी की फॉर्म में लाना है, यानी ये ऊपर वाला अंडर रूट हटाना है। तो उस ऊपर वाले अंडर रूट को हटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ लिखा हुआ है 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का अंडर रूट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे क्या करना है, यानी कि ऊपर का अंडर रूट हटाना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो तो यहाँ पे अंडर रूट 5 आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस 5 प्लस ट्वाइस इंटू थ्राइस ऑफ अंडर रूट 5 का अंडर रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसको मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप समझ गए होंगे ये लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें कन्वर्ट हो गई 3 प्लस अंडर रूट 5, और 3 प्लस अंडर रूट 5 आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको a प्लस अंडर रूट बी की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया a तो आ गया आपका 3 और b क्या आ गया, कुछ लोग बोलेंगे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 नहीं आया 5। अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5, तो b इज इक्वल्स टू 5। आपसे पूछा गया a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, जिन लोगों ने बोला b अंडर रूट 5 आ गया तो उनके लिए तो आएगी 3 प्लस अंडर रूट 5, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिन लोगों ने बोला नहीं b इज इक्वल्स टू 5 है, उनके लिए क्या आएगी a प्लस बी की वैल्यू 3 प्लस 5, यानी कि आंसर क्या आएगा, ये आंसर सही। Two numbers a and b are inversely proportional to each other. If a increases by 100%, then b decreases by। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं लगानी। आपने साइंस में पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। एक नंबर है a, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि a जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा b उसी प्रोपोर्शन में घटेगा। ठीक है, कोई भी नंबर 100% बढ़ गया उसका क्या मतलब है, एक नंबर था 100 बढ़ गया 100%, तो इसका क्या मतलब है, 100 का 100% कितना हुआ 100, और वो उतने से बढ़ गया, यानी 100 100% बढ़ के 200 हो गया, यानी कि 100 200 हो गया, दुगना हो गया। किसी भी नंबर में ले लो 10 है, अगर इसे 100% से बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के 100% बढ़ने का मतलब होता है उस नंबर में वही जुड़ना या वो नंबर दुगना हो जाना। तो अब ये नंबर अगर दुगना हो गया है और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दुगना हो गया तो ऑब्वियसली बी आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 50%। क्वेश्चन खत्म। कोई परसेंटेज का इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। एक नंबर दुगना हुआ तो जो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर है वो आधा हो जाएगा। अगर ये बोलते ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए नंबर ए इंक्रीज बाय 100% देन बी इंक्रीज बाय 100%, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ही याद रखने वाली चीज है कि जो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर हैं हमारे, फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, इनका जो सम होता है वो होता है 100। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, यूजुअली स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। अगर याद नहीं भी रखी है तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या बनता है कि बहुत से लोग 2 को प्राइम नंबर मानते ही नहीं है, किसी गिनती में लाते ही नहीं। अगर आपको पता है कि 2 इज ए प्राइम नंबर तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर दोगे। 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, 17 आता है। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, उसके बाद 19 आएगा, 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या आएगा, कुछ रह तो नहीं गया बीच में, 2 3 5 7 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 प्लस 23। अब इसका सम करके देखो क्या 100 मिल रहा है। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो एवरेज निकालना है तो क्या करना है, जो इनका सम है यानी कि 100 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 9, 100 को 9 से डिवाइड करना है, 11 को 1/9 आएगा। क्वेश्चन छोटा सा है, अगर आपको ये चीज पता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर जो है उनका सम 9 होता है, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे 2 तो प्राइम नंबर है नहीं। 2 जो है सबसे छोटा और अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं हर क्वेश्चन के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और यही मेरा प्रयास है कि आपको इन क्वेश्चन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मिलते रहें साथ में। इफ अ 10 डिजिट नंबर है 643x 1145y2 इज डिविजिबल बाय 88। देखो ऐसे लिखा है 643x 1145y2
इज डिविजिबल बाय 88। कोई नंबर यदि 88 से डिविजिबल है तो वो 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। को प्राइम आ गए, 11 और 8 को प्राइम, ये आपने पढ़ा होगा। को प्राइम से डिविजिबल है तो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कुछ कॉमन होता ही नहीं। देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे एक चीज दे दी गई कंफ्यूज करने के लिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। तो हम सबसे पहले क्या देखें, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी। यानी कि इस नंबर को 8 से डिविजिबल होने के लिए, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगी, ये y है। तो 5 इंटू वाई इंटू 2, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब लार्जेस्ट वैल्यू y की पूछी गई है, y तो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इसकी 9 हो सकती है। भाई y की वैल्यू 0 से 9 के बीच में हो सकती है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 9 हो सकती है। अब 9 रख के 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं वो मुझे देखना है, तो मैं पहले 9 ही रख के चेक कर लेता हूँ। 592 और ये 8 है, क्या हो रहा है, 8 7 56, ऐसे ही लगाते हैं ना डिवीजन। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 और 3, 8 4 32, तो डिवाइड हो रहा है। वाह, पहली बार में ही काम बन गया, यानी कि y की वैल्यू तो मेरे पास में 9 आ गई। अब मुझे क्या देखना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या। 11 से नंबर कब डिविजिबल होता है, जब सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम माइनस जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम, ठीक है। वो या तो 0 से 0 होना चाहिए या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देख लो इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट आ रही हैं इसमें, उनको ऐड कर लो, ठीक है। y ले लो, y का मतलब तो 9 ही ले लेता हूँ, 9 प्लस 4, फिर एक छोड़ दो, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। माइनस में क्या ले लो, बचे हुए ले लो, 2 प्लस 5, उसके बाद प्लस 1 प्लस x और प्लस 4। ये या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। 6 and 4 10, ये हो गया 23, माइनस यहां पर क्या हो गया, 5 4 9 10 12, माइनस 12 प्लस x, आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 13 माइनस 23 माइनस 12 कितना आ जाएगा, ये आ गया 11 प्लस x। अब ये क्या है, 0 है या 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा बताओ। 11 से डिविजिबल, देखो ये चीज तो हो रही है, अब x इसमें ऐड हो रहा है, तो x क्या होना चाहिए, x को 0 होना चाहिए, तभी ये वाली पूरी चीज 11 से डिविजिबल होगी। अगर आप x की वैल्यू, अदरवाइज x की वैल्यू क्या हो सकती है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 9, 0 से 9 कुछ भी रखो 11 में, जब तक 11 और नहीं जोड़ोगे वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन x क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, इसकी वैल्यू 11 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 9 आ चुकी है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2x माइनस 3y, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 9, कितना आ गया, माइनस का 27। माइनस का ध्यान रखना है, 27 मत लगा देना, माइनस का 27 इज द आंसर, ठीक है। तो ये भाई 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम पे ही मोस्टली बेस्ड हैं, एक दो ट्रिग्नोमेट्री के भी आए। देखो थोड़ा सा मुश्किल काम है क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है, उनको सॉल्व करना फिर वीडियो बनाना। आपको तो लगता है 15-20 मिनट का वीडियो बना, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना व्यूज आते नहीं है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी कम रहता है बनाने का। उसमें मैं ईमानदारी से इस बात को एडमिट कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियोस अगर बना पाया। लेकिन मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप सिंसेरिटी से इन वीडियोस को फॉलो करो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मेरी तरफ से एज ऑलवेज ऑल द वेरी बेस्ट।